गाजियाबाद पुलिस की बदमाशों के खिलाफ तलाशी मुहिम जारी है। आज थाना लोनी इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जैसे ही बाइक पर सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पांव में गोली लगी। फायरिंग के दौरान एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। इसका फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश सोनू पर 50,000 रुपयों का इनाम था। एक मर्डर हुआ था डीएलएफ अंकुर विहार में, उसमें तब से वांछित चल रहा था और उसके बाद से रंगदारी के कई मामलों में इसका नाम प्रकाश में आया था। एक जो व्यापारी के प्रतिष्ठान के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें भी इसका नाम आया था और भी कई मामलों में इस पर हमारी निगाह थी। तो इस पर लगातार पुलिस काम कर रही थी और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इसमें एक हमारे कांस्टेबल को जिनका नाम विजय राठी है, उनको भी घायल हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई थाना लोनी पुलिस और देहात एसओजी के द्वारा की गई है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी होश में होती। कोई बदमाश फरार हुआ सर? हाँ, इसमें एक बदमाश था, वो इसके साथ था अनिल, वो फरार हो गया। वो बागपत का रहने वाला है। उसके लिए कॉम्बिंग यहाँ की गई है और भी उसकी तलाश की जा रही है। बहुत ही जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कोरोना की दूसरी तबाहकारियों के दौरान गैरमामूली इंसानी खिदमात अंजाम देने वाले कोरोना वॉरियर्स को इंडियन एयरफोर्स ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी तहनीत पेश की। इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल कमान की जानिब से इलाहाबाद के तारीखी कंपनी बाग में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासबत से मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के जवानों ने मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया। फ़ज़ाइया के जवानों ने कई मशहूर धुनों पर अपनी बैंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस मौके पर कोरोना मरीजों की खिदमत सर अंजाम देने वाले समाजी कारकुनान के एजाज में धुनें बजाई गईं। एयरफोर्स की जानिब से कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर इंसानी जानों को बचाया है, इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एयरफोर्स ने आम लोगों से अपील की कि कोरोना वॉरियर से सबक हासिल करते हुए खुद को समाजी खिदमत के लिए वक्फ करें। तो हम लोगों को खुद को एक गर्व है कि हाँ, हम एक एयरफोर्स वायुसेना फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसा हमने घर पे बैठे बैठे एक ऑडियंस में एक जज्बा को मतलब भरने की कोशिश करी है कोरोना वॉरियर्स के अंदर, ताकि वो लोग जैसे हम लोगों को अभी तक सुरक्षा प्रदान कर सके हैं, आगे भी वैसे ही हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने काफ़ी मोटिवेटिंग साउंड्स बजाए, लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया और ये मेन इन्होंने कोविड वॉरियर्स के लिए किया था, जिन्होंने हमारे देश को इतने क्रिटिकल टाइम पे सपोर्ट किया। उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया गया था। ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ी बहुत ही कोशिश की गई थी। हम चाहते हैं कि और भी हम जैसे हमारे एयरफोर्स ने कुछ ऐसे बैंड बना के कुछ मोटिवेट करने के लिए किए हैं, नॉर्मल जो सिविलियंस भी हैं वो भी ऐसे ही कुछ करें। और एयरफोर्स ने जैसे मतलब इसको सामने प्रदर्शन किया वो भी बहुत अच्छा था। और कोरोना वॉरियर्स को उन्होंने मतलब जैसे प्रोत्साहन किया कि वो अपनी लड़ाई कर सकें जो कोविड्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कोरोना की दूसरी लहर में हुई खामियों से सबक लेते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर को जहन में रखकर तैयारियां की गई हैं। कोविड केयर यूनिट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर उबैद ए सिद्दीकी ने बताया कि हमने क्रिटिकल केयर वार्ड में 15 बेड्स को हाईली केयर यूनिट वेंटिलेटर आईसीयू में तब्दील किया है, जबकि दीगर बेड भी क्रिटिकल केयर यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड से भी कई वेंटिलेटर्स मिले हैं, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई तीसरी लहर आती भी है तो शायद इतना नुकसान न हो जितना दूसरी लहर में हुआ था। गौरतलब है कि दूसरी लहर में हुई खामियों से सबक लेते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुसलसल बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त हमें उजागर हुई थी, उनको हमने भरपाई करने की कोशिश करी है। तो इस 35 बेडेड क्रिटिकल केयर वार्ड को कोविड को हमने 15 बेडेड उसमें कन्वर्ट कर दिए हैं डेडिकेटेड कोविड आईसीयू, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड एक एरिया होगा जिसमें वेंटिलेटर वाले पेशेंट रहेंगे, जो एनआईवी पे पेशेंट्स रहेंगे, उनकी केयर के लिए तीसरी वेव में ध्यान रखते हुए। तीसरी वेव में एक चीज़ ये भी बताई गई कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक आईसीयू बनाया है बच्चों के लिए। वो भी 100 बेडेड का हमें तैयार करने के लिए कहे गए थे, तो उसका भी काम तकरीबन कंप्लीट हो।
अलीगढ़ की नई जिला मजिस्ट्रेट सिल्वा कुमारी ने गुज़िश्ता रोज चार्ज संभालने के बाद आज मरकजी हुकूमत की अहम स्कीम डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वो पूरे अमले के साथ खैर रोड वाक़े एंडला गांव पहुंची, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट से मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए अफसरान को हिदायत की कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए और जल्द अज जल्द हुकूमत की मंशा के मुताबिक इस काम को मुकम्मल कराया जाए। इसी के साथ उन्होंने योगी हुकूमत के जरिए अलीगढ़ में बनवाई जा रही रियासी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के काम का भी मुआयना किया। इस मौके पर एडीएम के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे। डीएम मैम ने यहाँ अंडला में डिफेंस कॉरिडोर जो स्थापित होना है उसके संबंध में निरीक्षण किया है और जानकारी प्राप्त की है कि यहाँ वस्तुतः यूपीडा को क्या दिक्कतें आ रही हैं इस्टेब्लिश करने में परियोजनाओं को। तो हम लोग यहाँ मौके पर थे, यूपीडा के भी अधिकारी थे, एडीएमई साहब थे, पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। हमने अपनी अपनी बातें बताईं। उसमें जैसे एक दिक्कत आ रही थी, हैबतपुर गाँव के लोग, उनका रास्ता बीच से गुजरता था, पिच मार्ग था, वो बीच में प्रोजेक्ट में आ रहा तो तब उन लोगों की ये मांग थी कि साहब इसके बदले एक सड़क बनाई जाए। तो उसको यूपीडा ने अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। उसके बदले जो गैस का हमारा प्रोजेक्ट है उसके गेट के सामने से एक मेन रोड बनाई जा रही है। बाकी जो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में डीएम साहब ने निर्देश दिए कि इसमें पुलिस चौकी का प्रोविज़न होना चाहिए, फायर स्टेशन का प्रोविज़न होना चाहिए, जल निगम वाला काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो यहाँ निराश्रित गोवंश बहुत मुद्दतों से रहते आए हैं उनको शिफ्ट करने का निर्देश डीएम साहब ने दिया है। सरकारी रियासती महकमों के मुलाजमतों में तकर्री का वादा करने वाली यूपी हुकूमत अब सरकारी महकमों के मुस्तकिल मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह और रिटायरमेंट पेंशन तक देने से कासिर है। यही वजह है कि यूपी जल निगम के मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहों के लिए परेशान हैं और हुकूमत की अदम तवज्जोही के खिलाफ मजबूरी में सत्याग्रह करने पर मजबूर हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले एहतजाजी धरने पर बैठे इन मुलाजमीन से इनकी परेशानी और मुतालबात को लेकर बात की हमारे रिपोर्टर तंजीर अंसार ने। अब हमें जब तनख्वाह के लिए काम करते हुए अगर लड़ना पड़ेगा तो ये बड़े शर्म की बात है। आम आदमी के लिए सीवर और पानी की परेशानी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ जल महकमा है, जिसे जल निगम के नाम से हम जानते हैं, लेकिन आम लोगों की समस्या दूर करने वाला, परेशानियां दूर करने वाला ये जल निगम आज अपने एम्प्लॉयज़ की परेशानी को लेकर धरना देने पर मजबूर है। इनका ये धरना फरवरी में शुरू हुआ था क्योंकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी वक्त पर, और अभी 5 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। कुछ सैलरी रिलीज़ की गई है, वो भी टुकड़ों में की गई है, जिसकी वजह से दोबारा ये एक बार फिर से धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। कोविड में ड्यूटी देने वाले, और धरना नहीं है ये सत्याग्रह है, क्योंकि ये लंच टाइम में यहाँ पर बैठते हैं और जो ऑफिस का टाइम है उसमें पूरी तरह से ये काम करते हैं। जो ऑफिस का काम होता है, जो फील्ड का काम होता है, तकरीबन 250 यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और 300 पेंशनर्स हैं जो इस वक्त जल निगम में अपने जो डिमांड है, मुतालबात हैं, उनको लेके यहाँ पर सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों की परेशानी है और क्यों ये समस्या दूर नहीं हो रही है? सर, ये समस्या इसलिए दूर नहीं हो रही है, हमारा जो वेतन मिलता है, ये वेतन मिलता है, हमारा जो गवर्नमेंट हमें वर्क देती है उस पर हम 12.5% सेंटेज काटते हैं। तो जो 12.5% सेंटेज का पैसा होता है उससे हमारे सारे वेतन, ड्यूज, पेंशन वगैरह ये सब निकलती हैं। तो पिछले समय से पहली बात तो ये है कि जो हमारा सेंटेज का पैसा था वही अन्य विभागों में और गवर्नमेंट ने जो है काट करके हमें पेमेंट किया, जिसके कारण ये दिक्कतें आई। और फिर ऐसा वर्क भी नहीं आया कि हमें जो रेवेन्यू इकट्ठा होता 12.5% का। इस वजह से हमारी ये सब समस्याएं पैदा हुई कि जब पैसा ही नहीं इकट्ठा होएगा तो वेतन वगैरह कहाँ से मिलेगा। ये जो पेयजल का काम है, ये एक फंडामेंटल राइट जो पब्लिक के लिए हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते हैं शहर में और गांव में, ऐसे ही सीवर का काम कराते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और इन लोगों को हम लोग जो है रात दिन मेहनत करके इन वर्क को पूरा कराते हैं, उसके बावजूद भी हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। जब हम इस प्रदेश का और इस देश का, इस गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं तो तनख्वाह का तो हम हकदार ही हैं, चाहे आप सेंटेज से दीजिए हमें, चाहे गवर्नमेंट अपने फंड से दे। तो अब पिछले 5 महीने अभी जुलाई में हमें हो गए जो हमारी तनख्वाह ड्यू है। अभी हमारे साथी बताया कि हमारी पहले अभी हम 6 पे में भी चल रहे हैं, हमारा 7 पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ है। कोविड के टाइम में भी हम लोग किस तरीके से अपना टाइम काटा है कि भाई पैसा नहीं है, पेंशन नहीं मिली, बच्चों की फ़ीस है, तमाम खर्चे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज इस
मतलब इस कंडीशन पे आ गए हैं कि हमें तनख्वाह के लिए धरना देना पड़ रहा है। कितने एम्प्लॉयज़ टोटल यूपी में होंगे और अब आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट? करीब 27,500 के आसपास इसमें एम्प्लॉई हैं, जिसमें हमारे कुछ रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं। तो काम भी कम हो गया। हमारे जो साथी थे 1300 जो लोग थे वो भी इन्होंने हटा दिए। अरे काम अब स्थिति ये है कि काम नहीं हो पा रहा है। योजना धरातल पे शुरुआत में जब गवर्नमेंट आई थी तभी इसका ऐलान हो गया था कि भी ये काम चलेंगे। आज करीब सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उन कामों की अभी तक शुरुआत नहीं हुई। तो ये मतलब विभाग की एक अनदेखी करते हुए कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका नुकसान ही है कि भाई ये योजनाएं नहीं अभी तक धरातल पे आ पाई। गवर्नमेंट जब आती है तो नई स्कीम्स का ऐलान करती है और जब उस विभाग को वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो वो स्कीम्स भी पूरी होती हैं और इसके साथ ही जो महकमा होता है उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी मिलती है। ख़ासतौर पर जल निगम जो कि सेंटेज पे काम करता है उनके लिए मुश्किल ये हो गई है कि प्रोजेक्ट्स सरकार ने जो शुरुआत के वादे किए थे जब वो आए थे वो प्रोजेक्ट्स ही अभी इन 4 सालों में नहीं पूरे हुए। अगले साल इलेक्शन है और उसकी वजह से जल निगम में काम नहीं है और सेंटेज नहीं मिलता है। देखना यही है कि गवर्नमेंट को कि 27,000 एम्प्लॉयज़ अब कहाँ जाएंगे और उनकी सैलरी का किस तरह से इंतज़ाम होगा, क्योंकि अगर सेंटेज से इन लोगों को सैलरी मिलती है तो इनको प्रोजेक्ट्स भी मिलना ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं होता तो फंड जनरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ताकि इनकी सैलरीज दी जा सके। क्योंकि 5 महीने से जिस महकमे के एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरीज को लेकर परेशान है तो वो आगे काम किस तरह से करेंगे और अपना घर किस तरह से चलाएंगे। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। दिल्ली एनसीआर में गुज़िश्ता 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के लोनी कॉलोनी में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों की शिकायत है कि इंतजामिया इनके मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। बरसात में हालात कुछ कम रहते हैं, लेकिन जोहर टूटने की वजह से बार बार जो है हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं यहाँ पे। ऐसा है, अभी 2-4 दिन पहले चेयरमैन के यहाँ हम गए थे, चेयरमैन नहीं मिला, उसके कार्यकर्ता वहाँ हमें मिले हैं। उन्होंने कहा ठीक है पानी का भी इंतजाम करा देंगे, रास्ता भी लगवा देंगे और जी जोहड़ का वो भी करवा देंगे। भैया ऐसा है, यहाँ बरसात के पानी से हम लोग कम परेशान हैं। बरसात का पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रोज में खींच जाता, रास्ता बन जाता, लेकिन हम लोग परेशान है यहाँ असल झोड़ से। झोड़ का पानी टूटने ही से ही इतना पानी आता है। झोड़ का पानी आकर के हम लोग को परेशान कर रखा है। बच्चे जो है ट्यूशन जाते हैं, स्कूल तो बंद है, ट्यूशन नहीं जा पा रहा है। कितने के घर में बीमार है आदमी जो मरीज को लेकर के डॉक्टर के पास ना लेके जा पा रहा है। ये तो कम से कम 15-20 दिन से ऐसे हैं, पानी ज़्यादा भर गए हैं। अच्छा, उससे पहले तो पानी हमेशा ऐसे ही रहते हैं। बीमारी का खतरा रहता है, सांप कीड़े का डर रहते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, सांप मोटे मोटे तो खुजली हो जाती है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। राकेश टिकैत लखनऊ जाने वाले हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही जैसे हम दहशतगर्द हों। उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन की मनसूखी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा और मुल्क के किसानों को बेदार करना जारी रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, हाल में आपके लखनऊ दौरे हो रहे हैं, फिर लखनऊ जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा? लखनऊ में तो एक प्रोग्राम है वहाँ पे, उसमें जाएंगे। अच्छा राकेश जी, ताज होटल में प्रोग्राम है, ताज में, तो ताज होटल में किसान प्रोग्राम नहीं कर सकता। ताज होटल में प्रोग्राम होगा, 6 तारीख का होगा, कोई बुला रहे हैं, उसमें जाएंगे। राकेश जी, बीजेपी की मीडिया सेल ने एक पोस्टर जारी किया है, आपका एक डायलॉग था बक्कर उतार देंगे। ऐसा ही एक पोस्टर जारी हुआ है, लखनऊ आओगे तो बक्कर उतार दिए जाएंगे। 6 तारीख में जाऊंगा। और एक ये भी बात है कि पोस्टर भी लगवा दिए जाएंगे और योगी सरकार पोस्टर लगवा देती है, इस पर पोस्टर लगवाओ भाई। पोस्टर या तो आतंकवादी के लगते हैं, वे लिख कर लगवाना कि हम क्या है। वे किसान लिखेंगे, उस पर आतंकवादी लिखेंगे, उसमें किसान लिखेंगे, उसमें नेता लिखेंगे, क्या लिखेंगे पोस्टर के नीचे, लिख कर लगवाओ भाई। इन पे देखो प्रचार का बहुत फंड इन पे है, वो फंड को इनको एडजस्ट करना है, तो और कुछ नहीं मिला तो हमारे नाम के पोस्टरों के नाम से ये उसमें भी ठग विद्या करेंगे। पोस्टर लगाने में पोस्टर छपवाओगे 5,000 और दिखाएंगे 50,000। अच्छा राकेश जी, आपके लखनऊ दौरे बहुत हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी है, तो बार बार लखनऊ जाना होगा, ऐसे में चुनाव में आपकी एंट्री हो रही है। लखनऊ ना जाकर राजधानी में, कोई हमारे पे बैन है का, राजधानी में नहीं जा सकते। अच्छा राकेश जी, उत्तराखंड जाना कब हो रहा है? देहरादून जाएंगे, अभी बरसात सी हो रही, अभी जाएंगे, अगले महीने में बनाएंगे। तो
वहाँ पर भी क्या घेराव किया जाएगा? जैसे पहले बयान आया था आपका कि दिल्ली की शर्तों पे चल रहा है। योजनाएं बनती है, वहाँ की भी 4-5 प्रॉब्लम हैं पूरे उत्तराखंड की, तो उसके बारे में दिया जाएगा, वहाँ पे प्रेस में दिया जाएगा ये समस्या है, और वो पहले भी हमने दी है वहाँ पे। अच्छा राकेश जी, 1 अगस्त से एक आंदोलन आपका होगा, बिल्कुल दुर्ग बना दिया जाएगा किसान आंदोलन को, कि जो भी समस्या है, फसलों की जो वृद्धि नहीं हो रही है किसानों की, उसको लेकर, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। जब जब जो भी समस्या होगी तो उस पर बातचीत होती रहती है, सरकारों को लिखते रहते हैं। अगर कोविड की समस्या आई तो उस पर सरकारों को लिखा, अगर और समस्या आएगी फसलों की आएगी तो उस पर लिखा जाएगा, खरीद नहीं हो रही तो उस पर लिखा जाएगा, तो सारी समस्याओं पर लिखा जाएगा ना। लिखा तो अगर स्टेट की समस्या होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को लिखा जाएगा, केंद्र की होगी तो केंद्र को लिखा जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव भी अपने साइकिल पर एक सफ़र करने वाले हैं ट्रैक्टर का टेलर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ट्रैक्टर तो सब चलाएंगे ये भाई, ने बीजेपी वाले नहीं जाते का जब ये गाँव में जहाँ, तो ये भी चला के दिखावे, ट्रैक्टर चलावे। अच्छा, विपक्ष की इतनी निगाहें क्यों हैं? सब किसानों पे ही निगाहें हैं। अब क्या नहीं लगता कि ये अब ट्रैक्टर पे जाएंगे? ट्रैक्टर जा क्या इनका कंटे लग रहे ट्रैक्टर में, ये भी बैठे जैसे पहले बैठते थे। तो विपक्ष एक निगाहों से देख रहा है किसानों की तरफ, अब विपक्ष निकल कर आ रहा है, किसानों की मांग उठा रहा है ऐसे में, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। अपनी उठा रहा, वो भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष को अपना काम है, वो अपना काम कर रही है। अच्छा राकेश जी, ममता बनर्जी दिल्ली में ही है, पश्चिम बंगाल आप जाते रहते हैं, उन्होंने चुनाव भी जीता, गुलदस्ता भी भेंट हुआ, आदान प्रदान भी हुआ जिस तरीके से, क्या गाजीपुर बॉर्डर पे ममता बनर्जी आ सकती हैं या आपकी मुलाकात दिल्ली में हो सकती है? हमें तो जानकारी नहीं भाई उनका, उन्हें अपना काम बहुत है, उन्हें अपना काम करना, तो मुख्यमंत्री है वो वहाँ की, सरकार से भी मिलना, योजनाएं भी वहाँ देनी, और लोगों से भी उनको मिलना, अपना काम करने दो ना। अच्छा, मुलाकातों का दौर आपका बंगाल में भी रहा, क्या बातचीत हुई? दिल्ली में भी मिलेंगे फिर एक बार, क्या बातचीत निकल कर आएगी? नहीं, कहाँ मिल रहे अभी, प्रोग्राम तो नहीं हमारा कुछ। अगर ऐसी मुलाकात होती है तो? अरे जब होगी, जब क्या बात होगी बता देंगे। किसानों की क्या बात होगी? देखेंगे, बंगाल के बारे में बात करेंगे वहाँ के। तो योगी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? भुगतान तो है नहीं, 12,000 करोड़ रुपए का है अभी। आज बागपत में भी दौरा है उनका, कलेक्टर में मीटिंग तो करेंगे। जगह करेंगे, अब दौरे ही तो करेंगे अभी, और लखनऊ में बैठ के क्या करेंगे? पहले तो नहीं आए, 4-5 साल में मुख्यमंत्री अब जिलों में नहीं आ रहे, तो कम से कम अभी शुरू करें तो अभी ठीक है। आएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, जिस गांव में जाएंगे सड़क बनेगी, जिस स्कूल में जाएंगे घास साफ होगा, पिड्डे लगेंगे, जौन से हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ का कुछ होगा, रंगाई पुताई होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो लखनऊ कब जा रहे हैं आप फिर से? लखनऊ 6 तारीख में। ठीक है, राकेश टिकैत हमारे साथ थे, और लखनऊ इनका दौरा रहेगा, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि योगी सरकार में भुगतान नहीं हुआ है, ममता बनर्जी से मुलाकात पर भी संभावनाएं बनी हुई है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। चलिए।